The Hindu editorial, 9th of August 2021. Tightrope walk. टाइट रोप वॉकिंग जो होती है, रोप के ऊपर चलना, जो टाइट बंधी होती है और उस पे चलना, बैलेंस करना पड़ता है कई चीज़ों को, नहीं तो गिरने का डर रहता है. द आरबीआई शुड नॉट अंडरमाइन इट्स ओन क्रेडिबिलिटी by delaying the steps to rein in inflation. आरबीआई को अपनी विश्वसनीयता को नीचे नहीं गिराना चाहिए, दाबना नहीं चाहिए. इन्फ्लेशन को लगाम लगाने के स्टेप्स को डिले करके, में देरी करके. Governor Shaktikant Das's statement accompanying the RBI's latest policy announcement highlights the bind that monetary authorities find themselves in. गवर्नर जो आरबीआई के हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास, उनका जो स्टेटमेंट आया है, जो कि आरबीआई का जो बिल्कुल लेटेस्ट नीति का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके साथ में जो स्टेटमेंट आया है, वो ये हाईलाइट कर रहा है कि जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, किस तरह से वो किस तरह की मुश्किल से फंसने वाली सिचुएशन में वो आ गई हैं. मुश्किल वाली सिचुएशन या एकदम फंस जाने वाली, बाइंड में आ गई, फंस गई हैं एक जगह, जैसे कहीं आप बन जाते हैं, निकल नहीं पा रहे वहाँ से. While the central bank's growth supportive actions, maintaining the benchmark interest rate at a decade low, ensuring ample liquidity and an accommodative policy stance are yet to help engender a meaningful recovery, inflation continues to disquietingly hover around the 6% upper bound of its mandated target. जबकि सेंट्रल बैंक ने जो ग्रोथ को सहारा देने के लिए, बढ़त को सहारा देने के लिए जो भी एक्शंस लिए हैं, जैसे कि उन्होंने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो है, बेंचमार्क वो इंटरेस्ट रेट होता है जहाँ जिससे कि सब लोग अपने इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करके रखते हैं. तो जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, उसको एक दशक के सबसे लो पे मेंटेन कर रखा है, और उन्होंने पर्याप्त लिक्विडिटी भी सुनिश्चित करी है. लिक्विडिटी यानी जो मनी का जो फ्लो है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई. और उनका जो पॉलिसी स्टांस है, नीति का जो रवैया है उनका, वो काफ़ी अकोमोडेटिव है, सबको साथ में लेके चल रहे हैं. ये जो तीनों सपोर्टिव एक्शंस हैं, अभी भी ये एक मीनिंगफुल रिकवरी को पैदा करने में सफल अभी में हेल्प देने में अभी भी नहीं कर संभव हो पाया उनसे. वो हेल्प नहीं कर पाए हैं कि जिससे कि एक एक मीनिंगफुल रिकवरी पैदा हो जाए. इन्फ्लेशन अभी भी जो है वो लगातार मंडरा रहा है, करीब करीब 6% ऊपर वाले बाउंड पे, जो जो मैंडेटेड टारगेट है कि भाई जो करना, ये 6% से ऊपर जाने नहीं देना है. तो 6% के आसपास ही वो मंडरा रहा है इन्फ्लेशन, जो कि डिस्क्वाइटिंग है, यानी कि वो परेशान करने वाला है, मतलब जो परेशान करने वाली बात है. गवर्नर दास acknowledged the RBI's predicament when he said, before the onset of the pandemic, headline inflation and inflationary expectations were well anchored at 4%, the gains from which need to be consolidated and preserved. शक्तिकांत दास ने गवर्नर दास ने ये स्वीकार किया कि आरबीआई की मुश्किल वाली स्थिति को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि महामारी के शुरू होने से पहले जो मुख्य जो इन्फ्लेशन है और जो इन्फ्लेशनरी जो हमारी अपेक्षाएं हैं, वो काफ़ी ढंग से वो रुकी हुई थी 4% पे, जिससे जो फ़ायदे थे उनको हमको ज़रूरी है कि हमको उससे मिले हुए फ़ायदों को हम और मजबूत करें और उसको संरक्षित रखें. स्टेबिलिटी इन इन्फ्लेशन रेट
fosters credibility of the monetary policy framework, and augurs well for anchoring the inflation expectations. इन्फ्लेशन रेट में जब स्थिरता आती है तो उससे आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसकी उसमें विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलता है और अच्छा साइन है वो एक तरह का कि जिससे कि इन्फ्लेशन के जो हमारी अपेक्षा हैं उसको हम एक जगह रोक के रख सकते हैं। दिस इन टर्न रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी फॉर इन्वेस्टर्स और ये अपने बारी में इन्वेस्टर्स के लिए भी जो अनिश्चितता है उसको कम करता है। इंक्रीजेज द एक्सटर्नल कंपेटिटिवनेस हमारी बाहर के देशों के साथ हमारे जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है उसको बढ़ाता है एंड दस इज ग्रोथ प्रोमोटिंग और इसलिए इन्फ्लेशन में जो स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन रेट की स्टेबिलिटी जो है ग्रोथ को प्रमोट करने वाली होती है, ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली होती है। इट इज दिस वाइटल इन्फ्लेशन टारगेटिंग remit that the Monetary Policy Committee has temporarily set aside in the wake of COVID-19 and its brutal impact, while the central bank focuses its efforts on using all available policy tools to simultaneously preserve financial stability and support a durable economic revival. यही वाइटल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है इन्फ्लेशन को टारगेट करती है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने जिसको टेम्परली हटा दिया है। यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग अभी आजकल उस तक हद तक की नहीं हो पा रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा क्योंकि महामारी आ गई थी कोविड-19 वाली और उसका जो ब्रूटल असर हुआ था जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को थोड़ा सा हटा के रखा गया है। वाइल द सेंट्रल बैंक फोकसेस जबकि सेंट्रल बैंक अपने एफर्ट्स को फोकस कर रहा है कि सारे के सारे जो उपलब्ध पॉलिसी के टूल्स हैं उसको एक साथ ही हम यूज़ करें, एक साथ फाइनेंशियल स्थिरता को, वित्तीय स्थिरता को संरक्षित रखने के लिए और एक लंबे समय के लिए जो आर्थिक पुनर्रिवाइवल है, दोबारा से जो आर्थिक ढंग से हम लोग जो देश को पुनर्जीवित करने वाली बात है उसको सपोर्ट किया जाए। तो आरबीआई जो है आर्थिक रिवाइवल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रिजर्व रखने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए सारे पॉलिसी टूल्स इस्तेमाल कर रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग थोड़ी सी पीछे रह गई है। Still, the central bank's outlook for growth and inflation shows it is cognizant of the ground realities and the limits to its policy options. इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ग्रोथ का आउटलुक है, मतलब क्या ग्रोथ होगी उसका जो विचार है फ्यूचर के लिए और जो इन्फ्लेशन पे जो विचार है उनका आउटलुक है, वो ये दिखाता है कि आरबीआई को ये पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और उनके जो पॉलिसी ऑप्शंस हैं, उनकी लिमिट्स क्या हैं, ये भी उनकी सीमाएँ क्या हैं, ये भी आरबीआई को पता है। Asserting that domestic economic activity has started to recover with the ebbing of the second wave, the MPC is hopeful of a bounce back in rural demand on the back of agricultural output remaining resilient, coupled with urban consumption recovering as the manufacturing and service sectors rebound with a lag, and as increased vaccinations help release pent-up demand। इस बात पे जोर देते हुए कि जो हमारा डोमेस्टिक राष्ट्रीय आर्थिक एक्टिविटी है वो अब रिकवर करने लगी है, फिर से वापस अपनी पुरानी स्थिति में आने लगी है, ग्रोथ होने लगी है। जैसे जैसे सेकेंड वेव जो कोविड की थी अब ख़त्म होती चली जा रही है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो आशा करती है कि रूरल डिमांड में रूरल सेक्टर में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो इकोनॉमिक डिमांड होती है, आर्थिक डिमांड में बाउंस बैक आएगा, वो वापस उठ के आएगी क्योंकि एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो रेजिलेंट बना हुआ है, मतलब वो कम नहीं हो रहा, बराबर मेंटेन किए हुए है। उसके पीछे उसकी पीठ पे सवार होकर रूरल डिमांड जो है फिर से बाउंस बैक करेगी और साथ साथ अर्बन कंजम्पशन भी रिकवर करेगा जैसे जैसे
हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है वो कुछ समय के बाद रिबाउंड करेंगे, थोड़ा टाइम होने के बाद। और जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ने से भी जो हमारी जो दबी हुई डिमांड है वो भी रिलीज हो जाएगी। However, given that underlying conditions are still weak and the current situation index of consumer confidence in its own July survey is still stuck near the all-time low polled in May, the RBI has retained its full-year GDP growth forecast at 9.5%. लेकिन बहरहाल जो जो अंडरलाइन कंडीशंस हैं, जो हालात हैं पृष्ठभूमि के नीचे जो हालात हैं वो अभी भी कमज़ोर हैं। और जो अभी की स्थिति है, अभी के जो करंट सिचुएशन का जो इंडेक्स है, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो इंडेक्स है, वो अपने उनके जुलाई सर्वे के अनुसार ही वो अभी भी रुका हुआ है ऑल टाइम लो पर, जिसको कि पोल किया गया था मई में, यानी कि पूछ के तय किया गया था मई में। आरबीआई ने अपना जो है पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ को इन सब बातों के मद्देनज़र जो है अपना फोरकास्ट उन्होंने 9.5% पे ही रखा है, बरकरार रखा है जो पहले था। The fact that it has at the same time lowered the Q2, Q3, Q4 growth projections it made just 2 months ago by between zero point 0.5 to zero point 0.9 percentage points belies the uncertainty in its outlook. और ये तथ्य कि साथ साथ ही उन्होंने Q2, Q3 और Q4 के अपने जो यानी आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उसके जो ग्रोथ के प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शंस हैं, जो उन्होंने किए थे 2 महीने पहले, उसमें उन्होंने 0.5 और 0.9 परसेंटेज पॉइंट्स उनको कम कर दिया है इस रिपोर्ट में। ये बात इस बात को दर्शाती है कि उनके आउटलुक में कितनी अनिश्चितता है। विद द मॉनसून rainfall deficit once again widening to -4% as on August 8. Latest Kharif sowing estimates revealing an almost 23% shortfall and composite PMI data for July showing a persistent contraction in business activity and continuing job losses. It is hard to see either a near term revival in demand or an easing in the inflationary pressures from cereal and edible oil prices. तो जैसे कि मानसून की जो रेनफॉल है उसकी जो उसमें जो कमी है वो फिर से वाइडन होने लगी है, और वो -4% चली गई है जहाँ तक अगस्त 8 का सवाल है, यानी कि 4% कम बारिश हो रही है इस साल में। तो बिल्कुल हाल की जो खरीफ जो क्रॉप सोइंग है, जो क्रॉप मतलब जो सोइंग की जाती है, यानी कि जब क्रॉप को बोया जाता है, उसके जो एस्टिमेट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि करीब करीब 23% शॉर्टफॉल है बोने में। और जो कॉम्पोजिट पीएमआई डेटा है जुलाई का, वो दिखाता है कि एक लगातार बिजनेस एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, यानी सिकुड़न आ रही है, और जॉब लॉसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ये देखना मुश्किल है कि हम एक कम समय में रिवाइवल कर पाएंगे डिमांड का, या हमारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो आसान हो जाएंगे। सीरियल और एडिबल ऑयल प्राइसेस का जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है वो और कम हो जाएंगे, इसे देखना मुश्किल है। Admitting the price pressures, the RBI has also raised its fiscal year inflation projection by 60 basis points to 5.7%. प्राइस प्रेशर्स की बात को एडमिट करते हुए, मानते हुए, स्वीकार करते हुए, आरबीआई ने अपने फिस्कल ईयर के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को 60 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, और उसको 60 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 5.7% कर दिया है। Also, with one of the six members of the MPC dissenting and voting against the language of the policy stance. और जैसे जैसे 6 मेंबर जो हैं एमपीसी के, उनमें से एक मेंबर ने डिसेंट किया है, यानी कि उन्होंने नहीं माना है, स्वीकार नहीं किया है एमपीसी के स्टांस को, और उन्होंने उसके
जो पॉलिसी स्टांस की लैंग्वेज है उसके खिलाफ वोट किया है। तो ये बात इट सीम्स क्लियर द सेंट्रल बैंक में सूनर देन लेटर हैव टू बाइट द बुलेट and start normalizing the rates if it wants to avoid undermining its own credibility by delaying the steps to rein in inflation। तो ये बात अब जो है क्लियर हो गई है, सेंट्रल बैंक को देर ना करके बल्कि जल्दी ही उनको बुलेट बाइट करनी पड़ेगी, यानी रियलिटी का सामना करना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। और जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करना शुरू कर देना पड़ेगा, अगर वो चाहता है कि वो अपनी विश्वसनीयता जो है को अंडरमाइन ना करे, उसकी आरबीआई की विश्वसनीयता वो नीचे नहीं गिरे। और क्योंकि वो ऐसा होगा अगर वो ऐसे कदम नहीं उठाता है जिससे कि इन्फ्लेशन को लगाम लग सके, उसको डिले कर देता है, तो उससे जो उनकी क्रेडिबिलिटी होगी वो अंडरमाइन हो जाएगी, वो दबेगी। और आरबीआई को चाहिए कि वो इसको अवॉइड करे और रेट्स को नॉर्मलाइज करना शुरू करे और बुलेट को बाइट करे, यानी कि जो सच्चाई है उसका सामना करे। गोल्डन आर्म, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन शोड सेल्फ बिलीफ एट द ओलंपिक्स टू रिटर्न विद a रिकॉर्ड टैली। भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन ने दिखाया कि अपने आप में वो विश्वास करते हैं, तो ये बात उन्होंने ओलंपिक्स में दर्शा दी और वो एक रिकॉर्ड टैली, मतलब जो कुल मिला के जो मेडल्स हैं वो लेके वापस आए हैं। और ये गोल्डन आर्म जो है, ये शब्द जो नीरज चोपड़ा ने जो जैवलिन फेंका था वो बाजुओं को इस्तेमाल करके फेंका जाता है, उसको गोल्ड मेडल मिला और उससे ये प्रेरित है ये शब्द गोल्डन आर्म। India took on a golden glow at Tokyo on Saturday as Neeraj Chopra hurled the javelin to fetch the country its first Olympics gold in track and field। भारत ने एक सुनहरी चमक अख्तियार कर ली, जैसे टोक्यो में जब सैटरडे को जब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन को फेंक दिया, यानी उछाल के फेंक दिया अपने देश को के लिए, वो ले आए भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड ट्रैक एंड फील्ड में, यानी एथलेटिक्स में, जो जहाँ पे ट्रैक पे जो दौड़ने का खेल होता है, फील्ड में जो दौड़ने और दूसरे खेल होते हैं जो एथलेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, जो ट्रैक या फील्ड पे खेले जाते हैं, उसमें जैवलिन भी एक है। तो नीरज का जो विनिंग एफर्ट है, नीरज विनिंग एफर्ट एट 87.58 meters capped the finest ever performance by Indian sports persons in the quadrennial global stage। नीरज का जो विनिंग एफर्ट था 87.58 मीटर्स का, वो 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 एकदम टॉप का एफर्ट था, कैप था, यानी कि वो एक सबसे अच्छे परफॉर्मेंस जो दिए गए हैं भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा, उनका उससे सबसे अच्छा था, क्योंकि इस 4 साल में एक बार होने वाली ग्लोबल स्टेज पे होता है। इंडिया वन 7 medals, 1 gold, 2 silvers and 4 bronzes, and cumulatively edged past the previous best of 6 at 2012 लंदन गेम्स। भारत ने 7 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, और कुल मिला के वो उसके पार निकल गया जो पिछला बेस्ट था, जो 6 मेडल्स का, जो कि 2012 के लंदन गेम्स में प्राप्त हुए थे। For a country resigned to a meager yield or none at the Olympics since its debut in 1900, the latest edition was laden with riches। एक ऐसे देश के लिए जिसने कि अपने आप को मेंटली एडजस्ट कर दिया था कि वो एक छोटी मोटा यील्ड लेके आता है, मतलब फसल लेके आता है ओलंपिक्स से, उस पर अपने आप को एक तरह से एडजस्ट कर लिया था मेंटली, या कोई भी नहीं लेके आता था जब से उसने शुरुआत करी थी 1900 में। एकदम से लेटेस्ट एडिशन में जो वो लेके आया है वो रिचेस से लेडन है, उसके मुकाबले में जो 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 लदी हुई है रिचेस के साथ, जो यील्ड अप वो लेके आया है। एट 23 नीरज हैज द वर्ल्ड एट हिज फीट। 23 साल की उम्र में नीरज के सामने पूरी दुनिया उसके पैरों पे आ गई है। एंड द स्काइज टू एम फॉर, और उसके सामने लक्ष्य है आकाशों का। The Indian army man has grown in stature, and to supplant the
Johannes Vetter, until now the world's best javelin thrower, was no mean task. भारत के जो आर्मी मैन हैं ये अपने स्टेचर में यानी कि जो उनकी इज्जत है उसको वो बढ़ गई है, उसमें बढ़ गए हैं। और उन्होंने और जर्मन जोहानस वेटर को बदल उसको उसकी जगह पे आ जाना, उसको सप्लांट कर देना, जब तक कि जो कि अब तक के माने जाते थे कि दुनिया की सबसे अच्छे जैवलिन फेंकने वाले थे, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। नीरज गोल्डन ट्रिस्ट वॉज स्पेशल एट मेनी लेवल्स। नीरज की जो सोने के लिए जो शुरुआत थी, ये जो कोशिश थी, अ, यानी जो उसने अपने आप से एक तय किया था, जो ठाना था, वो एक कई लेवल पे स्पेशल था। It was India's maiden gold in athletics at the Olympics, while Norman Pritchard had won two silvers in 1900. ये भारत का इकलौता गोल्ड था एथलेटिक्स में, पहला गोल्ड था एथलेटिक्स में ओलंपिक्स पे, जबकि नॉर्मन पिचार्ड ने दो सिल्वर जीते थे 1900 में। It was also India's second individual gold at the games after shooter Abhinav Bindra hit bullseye at Beijing 1928 in 2008। और ये भारत का दूसरा इकलौता गोल्ड भी था जो एक आदमी के द्वारा जीता गया हो गेम्स पे, जब शूटर अभिनव बिंद्रा ने बुलसाई मारी थी बीजिंग में 2008 में। उसके बाद that Neeraj had previously won golds in the Asian Games and the Commonwealth Games are all pointers to a journey that is on cruise mode, while his coach Klaus Bartonitz keeps a close watch। कि नीरज ने पहले भी एशियन गेम्स में गोल्ड जीते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीते हैं, ये सारे एक ऐसी यात्रा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं जो कि क्रूज मोड में है, यानी जो एक मिशन में जब गंतव्य स्थान पता है उस तरफ जाने के मोड में है। जबकि उनके कोच क्लॉस पार्टोनेट्स उस पर क्लोज नजर रखते हैं। नीरज डैश ऑफ मैजिक सीजन इन स्वेट एंड मसल फाउंड मिरर इमेजेस विद इन द इंडियन कंटिजेंट। नीरज ने जो जादुई दौड़ दिखाई है जिसमें कि पसीना और मसल दोनों की का मिश्रण है और ऊपर से छिड़के गए हैं, ये सब दोनों चीज़ें उन्होंने मिरर इमेज मतलब पाई है, यानी कि उनका जो भारतीय कंटिजेंट है हमारा, उसमें भी उनके जो जैसा उन्होंने दौड़ दिखाई है वैसा ही भारतीय कंटिजेंट के लोगों ने भी उसी तरह से और भी लोगों ने दौड़ दिखाई है। तो रेसलर बजरंग पूनिया वन ब्रॉन्ज इन मेंस फ्रीस्टाइल 65 kg bout, pinning down Kazakhstan's Daulat Niazbekov। रेसलर कुश्ती करने वाले बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता मेंस के फ्रीस्टाइल 65 kg के बाउट में, के दंगल में इसको कह सकते हैं, और गिराते हुए नीचे कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को। It also bolstered India's medals kitty. There are prior contributions from Mirabai Chanu, Lavlina Borgohain, Ravi Kumar Dahiya, PV Sandhu and men's hockey team। और जैसे बजरंग पूनिया ने ये वो ब्रॉन्ज जीता, तो इससे भारत की जो मेडल्स की कुल किटी है यानी कि जो गुल्लक है वो मजबूत हुआ, और जिसमें पहले योगदान आ चुका था मीराबाई चानू का, लवलीना बरगोहन का, रवि कुमार दहिया का और पीवी सिंधु का, और मेंस की हॉकी टीम का भी। What stood out was the Indian contingent's belief that they can compete on level terms with their fancied rivals। जो बात एकदम अलग होके निकल के आई है इसमें से भारतीय कंटिजेंट, वो ये है कि भारत भारत का जो कंटिजेंट है यानी जो कुल टुकड़ी है, उनका जो ये विश्वास है कि वो compete कर सकते हैं बराबर के टर्म्स पे अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ, जो कि फैंसीड ज़्यादा यानी जिनको ज़्यादा लोग मानते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। It showed in Aditi Ashok's golfing endeavour as she came tantalizing close to silver before a rain-marred day out at the greens undid her rhythm, and the Bangalorean finished at the fourth spot। और ये जो दिख रहा है कि ये जो विश्वास है ये अदिति अशोक के गोल्फिंग की कोशिश में भी दिखा, जो कि एकदम से रोमांचित करते हुए काफ़ी सिल्वर मेडल के काफ़ी पास आ गई थी इसके पहले की
रेन के द्वारा जो खराब कर दिया गया दिन, जो बाहर जाने का जो दिन था ग्रीन्स पर में जहाँ गोल्फ खेला जाता है, उसने उनके रिदम को, उनकी लय को जो है गड़बड़ कर दिया और बेंगलोरियन जो है वो चौथे स्पॉट पे फिनिश हुई। When the curtains were lowered on the latest Olympics on Sunday, the India story was largely driven by Neeraj. जब पर्दे नीचे करे गए लेटेस्ट ओलंपिक्स पे संडे को, यानी कि जब ओलंपिक्स खत्म हुआ, तो जो इंडिया स्टोरी है वो ज़्यादातर जो है नीरज के द्वारा ड्राइव हुई थी और हॉकी रेनेसांस के द्वारा ड्राइव हुई थी। हॉकी का रीबर्थ हुआ इंडिया में और विमेन पावर के द्वारा भी ड्राइव हुई थी। वाइल शूटिंग प्रूव्ड अंडरवेलमिंग, जबकि शूटिंग जो थी वो जितना पहले आच्छादित करती थी उससे कम उसने आच्छादित किया। Among the rest, it was status quo as the United States of America and China led the medals tally, with hosts Japan and Great Britain following, while India was placed 48 in the table. बाकी देशों को अगर देखा जाए और बाकी चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो वैसे ही था जैसे कि पहले भी रहता था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने मेडल्स की टैली को लीड किया और जो होस्ट थे जापान, जहाँ पे खेल खेले जा रहे थे, और ग्रेट ब्रिटेन उसके बाद आए, जबकि भारत जो था वो 48वें नंबर पे था इस टेबल में। Usain Bolt's stardust was missed, but Jamaica's Elaine Thompson Hera added zest while setting a new Olympic record of 10.61 seconds in the women's 100 meter sprint. Usain Bolt's का जो स्टार डस्ट था, जो स्टार्स होते हैं उस पर डस्ट चिपक जाती है, उनका जो हुसैन बोल्ट का जो स्टार डस्ट था वो इस बार मिस किया गया। हम हुसैन बोल्ट को मिस कर रहे थे और जमैका, बल्कि लेकिन जमैका की जो एलेन थॉम्सन हेरा थी, उन्होंने एंथुसियाज्म ऐड किया, उन्होंने खुशी का जोश जोड़ा, जबकि उन्होंने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया 10.61 सेकेंड्स का विमेन के 100 मीटर स्प्रिंट। द पैंडेमिक डिलेड द गेम्स बाय अ ईयर, महामारी ने इन गेम्स को एक साल के लिए डिले कर दिया था, बट इट मार्चेज ऑन अनहिंडर्ड while the fans look forward to the 2024 version in Paris. लेकिन गेम्स आगे बढ़ रहे हैं, आगे मार्च ऑन कर रहे हैं बिना किसी रुकावट के, और फैंस जो हैं इस गेम्स के वो आगे देख रहे हैं 2024 का जो वर्जन है, यानी गेम्स का जो रूपांतर है पेरिस का, उसकी ओर अब फैंस अब देख रहे हैं।